नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हमने भारत में शासन में पढ़ लिया था, जिसमें व्यवस्थापिका के बारे में, संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। तो 5 नंबर का लेसन था वो करवा दिया। आज यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आना है परीक्षा में भाई, 7 या 9 का जो भी है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति इकाई नंबर 2 में ये 2 नंबर लेसन है टॉपिक, जिसमें संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन और शक्तियाँ, प्रधानमंत्री स्थिति कार्य। तो पिछली बार यहाँ से बड़ा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ भी आ सकती है और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ भी आ सकती है, या आपके प्रधानमंत्री एक बहुमत दल का नेता होता है, इसके बारे में ये प्रश्न बड़ा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति के बारे में, जैसे लेसन नंबर 2 ये संघ सरकार, तो आपको पता है संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में क्या आते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। संघीय कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें आती है, इस चीज़ को विशेषतः आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि संघीय कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखिए, इस चीज़ को आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। संघीय कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें आती है, आपको पता है। संघीय, यदि हम बात करूं संघीय कार्यपालिका की, तो संघीय कार्यपालिका में आपको पता है राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री आता है, महान्यायवादी आता है, महान्यायवादी, ये सारे शब्द हैं। मंत्रीगण भी आते हैं, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद, ये सारे किस में आते हैं, संघीय कार्यपालिका में। आपको मेरे व्यवस्थापिका पढ़ाई थी, व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है, और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्री परिषद, ये सभी सदस्य आते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ को क्या करना है, समझना है, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ। संघीय कार्यपालिका, तो आपको पता है संघीय 3 प्रकार के होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक आपको आगे, जैसे मैंने नीति निर्देश तत्व संविधान का अनुच्छेद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाए, पृथक किया जाए। राज्य की सरकार न्यायपालिका से क्या रखे, पृथक रखे। तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद, इस चीज़ को आपको समझना है कि कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी और मंत्री परिषद, इन चीज़ से मिलकर क्या बनती है, संघीय कार्यपालिका बनती है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। इस चीज़ यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, 4-5 अनुच्छेद है इसके। देखो, आपको ध्यान में रखना है, मैं आर्टिकल्स बता दूं आपको। अनुच्छेद 52, एक तो ये ध्यान में रखना है। एक अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है 53, एक अनुच्छेद 54, एक अनुच्छेद 55, एक अनुच्छेद 56, एक अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, ठीक है। पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आपको पता है अनुच्छेद 52 कहता है भारत के लिए क्या होना चाहिए, भारत एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। 53 में कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किस में, 53 में, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचन है, किस में, 54 में। ये चीज़ आपको निर्वाचन ध्यान में रखना, नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, 54 में। 55 में निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, भाई किस रीति से निर्वाचन होता है, ठीक है। और 56 में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। और 57 में पुनः निर्वाचन, और 58 में योग्यता। ये चीज़ आपको क्या करनी है,
समझनी है, ध्यान में रखना। वो शानदार टॉपिक है, मैं बाद में समझा दूंगा। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन और 58 में योग्यता। अब देखिए एक एक चीज को आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में कार्यपालक शक्ति, जितने भी भारत में पदाधिकारी हैं जैसे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोकसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, राज्यों के राज्यपाल, जितने भी पदाधिकारी हैं। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति के नाम पर सभी समस्त कार्य किए जाएंगे। वो कौन से अनुच्छेद में? 53 में। तो आपको इस चीज को समझना है कि संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको पता है राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा, मैंने आपको पीछे ये पढ़ा भी दिया, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी के, सभी दिल्ली और पांडिचेरी के। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित। और 17वें संविधान संशोधन में यह भी कह दिया था कि 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें कहा गया था दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो आपको पता है मनोनीत सदस्य, आपको पता है संसद में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि संसद में कितने, 2 तो लोकसभा के, आपको पता है 2 तो किस सगे, लोकसभा के सदस्य, और 12 राज्यसभा के सदस्य। तो कुल संसद में कितने सदस्य हुए? 14। कुल मिलाकर 14 संसदीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान का अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग। मनोनीत सदस्य संसद में 14 सदस्य, 2 लोकसभा के, 12 सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय और 12 जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में क्या हो गया था, 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते, भाग। तो वो कौन सा है? 54। 55 निर्वाचन का रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या हम इसको कह सकते हैं एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव। तो हम कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। क्लियर। 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल, तो आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन वो संविधान के अतिक्रमण करता है तो समय से पहले भी इसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया। 57 में पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में संविधान में प्रावधान है कि एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बना नहीं है। भारत में राष्ट्रपति अनगिनत, हालांकि 2 बार बने, संविधान इसके बारे में मौन है। भारत में राष्ट्रपति अनगिनत बन सकता है, लेकिन भारत में अभी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, लेकिन इसके बारे में संविधान क्या है, मौन है। पुनर्निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति। 58 में योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता। तो ये आपको मैंने समझा दिया है इसको। उसके बाद में देखो 58, 59, 60, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 59, 58 तक करा दिया मैंने। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले 59, यदि आपको अनुच्छेद पूछ ले 60, यदि आपको अनुच्छेद पूछ ले 61, ये थोड़ी चीज़ ध्यान में रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 68 में राष्ट्रपति की पद शर्तें, इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति की पद शर्तें। तो आपको पता है इसमें राष्ट्रपति की क्या होती हैं, पद शर्तें होती हैं। तो हम कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 61, 59 में राष्ट्रपति पद की क्या है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि है तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का मतलब होता है न तो विधानसभा का होता है न विधान परिषद का, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि लाभ के पद पर है तो उससे पद, पहले बात तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री और ये स्पीकर, ये मंत्रीगण, ये लाभ के पद पर नहीं आते, ध्यान में रखना आपको। नहीं तो 59 राष्ट्रपति की पद शर्तें। 60 में शपथ, 60 में क्या है, यहाँ 59 आपको लिख लेना, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें।
और 60 में शपथ, तो आपको पता है राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। इस चीज को आपको समझना है। तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि वो नहीं होता तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। आपको पता है कैसे शपथ दिलाता है कि मैं संविधान का अतिक्रमण नहीं करूंगा, मैं संविधान के नियमों का पालन करूंगा, मैं जनता का कल्याण कर, जनता का हित करूंगा, उस संविधान में किसी ऐसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मतलब है ये शपथ हो जाएगा। 61 में आपको पता है बहुत शानदार है, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया, इस चीज को आपको विशेषतः क्या समझना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि रीट की दृष्टि से देखें और प्रतियोगी परीक्षा तो राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। क्लियर? यहाँ तक आपके समझ में आगे चलता हूँ मैं। तो इतना सा यदि आपको याद है नहीं तो राष्ट्रपति की शर्तें और इस चीज में आपके बारे में चर्चा कर सकते हो आप। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ। प्रेसिडेंट, सबसे पहले राष्ट्रपति और ये शब्द हैं, ये हमने आपको पता है अमेरिका के संविधान से प्रेसिडेंट शब्द लिया। तो राष्ट्रपति सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए एक जिम्मेदार है। वो सरकार कौन सी है? कार्यपालिका है। तो सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती। सारे देशों में एक ही कार्यपालिका होना नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के देश में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। आपको यह भी ध्यान में स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। कौन सी है? बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का स्विट्जरलैंड क्या है? उदाहरण है। ये ध्यान में रखना, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का क्या है? उदाहरण। इस चीज़ को आपको समझना है। तो हम कहेंगे स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम। तो देखिए आगे बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। मुख्यतः शासन के प्रकार के रूप में संसदात्मक, आपको पता है भारत में कौन सी व्यवस्था पाई गई है? भारत में संसदीय व्यवस्था पाई गई है। कौन सी व्यवस्था पाई गई है? भारत में संसदीय व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। तो आपको पता है मुख्यतः शासन के प्रकार के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, अमेरिका है वो अध्यक्षात्मक शासन का उदाहरण है। तो संसदात्मक अध्यक्षात्मक का भेद कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों पर आधारित। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है, वहाँ कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य एवं राष्ट्र का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो। इस व्यवस्था में संसदात्मक संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत, ये संसदीय व्यवस्था के क्या है? उदाहरण। हालांकि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत में संसदीय व्यवस्था का उदाहरण बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है भारत में संसदीय व्यवस्था के उदाहरण जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था के क्या है? उदाहरण है। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन, यदि इससे छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपके बड़ा क्वेश्चन लिखा जा सकता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संसदात्मक व्यवस्था का उदाहरण बताइए, तो हम कहेंगे भारत में संसदात्मक व्यवस्था का उदाहरण जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था के क्या है? उदाहरण। तो हमें जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत इत्यादि संसदीय व्यवस्था का उदाहरण है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रदान होता है, जैसे अमेरिका में। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का शासन की सारी शक्तियां का केंद्र बिंदु होता है राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका, ब्राजील आदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसदीय व्यवस्था के उदाहरण बताइए, तो हम आपको ध्यान में रखना है संसदीय व्यवस्था के उदाहरण है जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मतलब शासन का भी वही होता है और राज्य का प्रधान भी वही होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण है अमेरिका, ब्राजील, ठीक है। ये देश अध्यक्षात्मक व्यवस्था के क्या है? उदाहरण है। तो आपको ध्यान में रखना है अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण तो अमेरिका, ब्राजील आदि। और जबकि फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि अर्धस्थात्मक व्यवस्था वाले क्या है? देश है। क्लियर? यहाँ तक आपकी समझ में आएगा। तो ये जरूरी है आपको कार्यपालिका लिखने। अब एक कार्यपालिका का स्वरूप क्या है? बहुत शानदार टॉपिक है, पूछा जाता है परीक्षा में। मतलब कार्यपालिका का स्वरूप क्या है? भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई, मैंने आपको बताया। ये विशेषता भी है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, तो भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था भी क्या है? विशेषता। तो भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रदान होता है। राष्ट्रपति आपको पता है संवैधानिक
मतलब पद में बड़ा होता है और संविधान में औपचारिक होता है। राष्ट्रपति औपचारिक का उदाहरण माना जाता है। तो आपको ध्यान, भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस चीज को आपको समझना है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक पद में बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। ये क्रम में प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा कौन होता है? प्रोटोकॉल में पद वरीयता के क्रम में सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, ये बड़े पद में आते हैं। तो आपको पता है भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। आपको एक आर्टिकल्स आगे आएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ भी चुका है, प्रतियोगी प्रश्न। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए इस चीज को आपको समझना है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये चीज बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। तो आपको पता है वास्तविक शक्ति किसके पास हुई? वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास हुई। तो संवैधानिक पद में बड़ा, औपचारिक पद में बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। शक्तियों में वास्तविक कौन है? आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता कह दो, सलाह देना कह दो, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? ये ध्यान में रखना। इसलिए वास्तविक कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। समझ में आई? भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। यह राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। राष्ट्रपति का पद है वो गरिमा और महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषतः महत्वपूर्ण के रूप में जाना जाता है ये पद। तो आपको पता है राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा पद, वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। वरीयता क्रम में मतलब प्रोटोकॉल में सर्वोच्च स्थान रखता है। सबसे बड़ा पद संवैधानिक पद में, प्रोटोकॉल में पद बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति का होता है। संविधान के अनुच्छेद में आपको पहले चर्चा कर दी है, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई कि संविधान के अनुच्छेद में 52 में कहा गया है संघ सरकार। संविधान के भाग 5 में यह भी ध्यान में रखना है, संविधान के भाग कौन से में? 5 में केंद्र सरकार है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना। संविधान के भाग कौन से में? संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार में संविधान प्रोटोकॉल में पद बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अब देखिए, तो रेता क्रम में प्रोटोकॉल में संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की है। मैंने आपको लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख है जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस चीज को आपको विशेषता क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस चीज से विशेषता क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो आपको इस चीज को विशेषता है तो आपको विशेषतः ये चीज को क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि इसका प्रोटोकॉल कौन होता है? तो संविधान जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो क्या करेगा। इस चीज को विशेषता आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको तो यहां तक समझ में आई होगी कि अनुच्छेद 52 में भारत के लिए राष्ट्रपति व्यवस्था जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं तो अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा।
करेगा। यहाँ तक आपके समझे होंगे। उसके बाद में 2.2 देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैंने आपको यहाँ तक बता भी दिया कि संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया नहीं, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इस चीज को विशेषता आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है, और मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के वो चीज, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित, 17वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग। लेकिन विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य, संसद में जो 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, 98 में भाग लेते हैं, ये ध्यान में रखना। तो यहां से आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 व 55 में किया गया। 55 में निर्वाचन की रीति है, ये ध्यान में रखना है कि कैसे किस चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार आगे देखिए, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ये चीज़ आपको विशेषता क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आपको बताएं अनुच्छेद 54 में आपको पता है, मैंने उदाहरण दिया, संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति किस प्रणाली के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, या एकल संक्रमित प्रणाली के द्वारा होता है, या हेयर प्रणाली के द्वारा, एक ही चीज़ है, क्योंकि इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक था थॉमस हेयर, इसलिए इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन का उल्लेख मिलता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये चुनाव एक विशेष विधि जिसे आनुपातिक, मैंने आपको बताया 55 में है, ये कौन से अनुच्छेद में है, 55 में। ये चीज आपको ध्यान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब अनुच्छेद कौन से में है, 55 में है। ये चीज आपको विशेषता क्या रखनी है, ध्यान में। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुच्छेद 55 एकल संगमत विधि कहते हैं, ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इस चीज को आपको विशेषता क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 55 के द्वारा अनुपातिक एकल संगमत प्रणाली गुप्त रूप से होता है। इस विधि में विजय होने के बाद उम्मीदवार को कुल डाले गए वेद मतों में एक मत अधिक प्राप्त हो जाता है। कुल डाले गए वेद मतों के आधे से एक मत यदि अधिक प्राप्त कर लेता है तो इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। आपको पता है एक बार डॉक्टर वीवी गिरी, हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने वो प्रथम मतगणना के द्वारा विजयी हैं। डॉक्टर वीवी गिरी हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरी मतगणना के द्वारा क्या हुए, जीते। तो न्यूनतम कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के होता है। कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति कार्य 5 वर्ष के लिए होता है। वह पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन, दोबारा भी वो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकता है। और आज तक आपको पता है भारत का राष्ट्रपति दोनों पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में आपको पता है पुनः निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। एक बार राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, भारत में अनगिनत राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन दोबारा भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आया होगा कि राष्ट्रपति किसी भी समय, राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए लेता है, वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि भारत में अनगिनत राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में आज तक 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं लगे, लेकिन भारत में भी ऐसा है। संविधान इसके बारे में क्या है, मोहन अभी तक 2 बार से भारत में भी नहीं बना है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय में उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति किसको देगा अपना, कभी किसी भी समय में, या बीमार हो गया हो या विदेशी यात्रा पर चला गया हो, तो उसका कार्य राष्ट्रपति की जगह कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो आपको पता है राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। संविधान का अतिक्रमण के आरोप में यदि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इस चीज को आपको विशेषतः समझना है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद में 61 में, और ये महाभियोग की प्रक्रिया है, इस चीज को आपको समझना है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। महाभियोग की
प्रक्रिया अर्धन्यायिक है और यह अमेरिका से ली गई है, यह अमेरिका से ली गई है, ये ध्यान में रखना नहीं। महाभियोग प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और ये अमेरिका से ली गई है और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो उसके बाद में देखिए, तो आपको पता है महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति किसी में उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आरोप में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 61 में। तो हम कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उसके बाद में देखिए और अच्छा क्वेश्चन है, महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा रखा जा सकता है। ये महाभियोग संसद किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित कर लिया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम, महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित, कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। ये प्रक्रिया दोनों सदनों में अपनाई जाती है। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति कारण रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शेष बची हुई अवधि के लिए, यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बनता है बेंच अवधि के लिए नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, मतलब शेष बची अवधि के लिए नहीं होता बल्कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यताएं जो 58 में, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।